फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है कार्बोहाइड्रेट। आज हम कार्बोहाइड्रेट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज का हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। कार्बोहाइड्रेट जो है वो एक मैक्रोन्यूट्रिएंट होता है और यह एक कार्बनिक पदार्थ है और इसको कई नामों से जाना जाता है। शर्करा भी कहा जाता है इसको, स्वीट, कार्बोज, CHO। कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर को ऊर्जा देने का कार्य करता है और इसका अनुपात 1:2:1 होता है। कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूला CH2O होता है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से हमें 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। ऊर्जा का जो आयु होता है वो जूल है। आयु का मीन्स होता है इंटरनेशनल यूनिट। सर्वाधिक तत्व कार्बोज होता है और इंडियन थाली जो होती है उसमें 60 से 70% कार्बोहाइड्रेट उपस्थित होता है। तो ये कार्बोहाइड्रेट के बारे में इम्पोर्टेंट पॉइंट थे। और ये जो कार्बोहाइड्रेट है इसकी प्राप्ति कहाँ से होती है? कार्बोहाइड्रेट की प्राप्ति वनस्पतिक जगत से होती है। प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है पेड़ पौधों पर इसकी प्रक्रिया होती है। पेड़ पौधों में क्लोरोफिल पाया जाता है और जब हम ये खाते हैं कार्बोहाइड्रेट, पेड़ पौधों को जब हम खाते हैं तो इनसे हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है और ये जो कार्बोहाइड्रेट होता है हमारे शरीर में जाता है। शरीर में जाकर इसका पाचन होता है। पाचन के बाद ये हमें ऊष्मा देने का काम करता है। उसके बाद हमें एनर्जी मिलती है, ऊर्जा मिलती है। जो कार्बोहाइड्रेट होता है इसका सरलतम इकाई है वो ग्लूकोज होती है और ग्लूकोज का जो बॉन्ड होता है यानी कि कार्बोहाइड्रेट का जो बॉन्ड है उसको ग्लाइकोसाइड बॉन्ड कहा जाता है। कार्बोहाइड्रेट जब सरलतम रूप में टूटता है तो उसको हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस कहते हैं या हाइड्रोलाइसिस प्रक्रिया उसको कहा जाता है। नेक्स्ट है इसमें CHO की रासायनिक संरचना। इसको 3 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट है मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड, फिर पॉलीसेकेराइड। मोनोसेकेराइड है, इसमें एक अणु होता है। कार्बन का इसमें एक अणु होता है और इसका फॉर्मूला होता है C6H12O6। मोनोसेकेराइड को सिंपल शुगर के नाम से जाना जाता है, फ्री शुगर के नाम से जाना जाता है और इसी को ही हम हेक्सोज कहते हैं। मोनोसेकेराइड के अंतर्गत ये 3 आते हैं, ग्लूकोज आता है, फ्रक्टोज आता है और गैलेक्टोज आता है। और नेक्स्ट आता है इसमें ओलिगोसेकेराइड। ओलिगोसेकेराइड में ये मोनोसेकेराइड की निश्चित संख्या को बताता है और इसके अंतर्गत ये 3 आते हैं, डाइसेकेराइड, ट्राइसेकेराइड और टेट्रासेकेराइड। डाइसेकेराइड में आता है सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज। ट्राइसेकेराइड में आता है रैफिनोज, जेंसिनोज। टेट्रासेकेराइड में आता है स्टेक्यूज। और नेक्स्ट है इसमें पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड जो होता है ये अनिश्चित संख्या को बताता है। इसमें अनिश्चित संख्या होती है और ये जटिल संरचना वाले यौगिक होते हैं और इसमें स्टार्च आता है, डेक्स्ट्रिन है, सेल्यूलोज, ग्लाइकोजन, पैक्टिन, ये सारे इसमें पॉलीसेकेराइड के अंतर्गत आते हैं। तो चलिए अब हम इनको थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है मोनोसेकेराइड। मोनोसेकेराइड में आता है सबसे पहले ग्लूकोज। जो ग्लूकोज होता है ये एल्डिहाइड समूह का होता है ग्लूकोज और ग्लूकोज को ही हम कॉर्न शुगर के नाम से जानते हैं, ग्रेप शुगर और कॉइन ऑफ बॉडी, करेंट एनर्जी, कोशिकीय ईंधन, ब्लड शुगर, इन सभी नामों से ग्लूकोज को जाना जाता है। और फिर है पाचन की प्रक्रिया नहीं होती है। जो ग्लूकोज होता है इस पर पाचन की क्रिया नहीं होती है क्योंकि ये सबसे सरलतम इकाई होती है कार्बोहाइड्रेट की और इसमें ये 80 mg/100 dl ऑफ ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा पाई जाती है। ग्लूकोज जब हमारी बॉडी में ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तब वह स्टोर होने लगता है ग्लाइकोजन में और जो ग्लाइकोजन होता है वो हमारे शरीर में मांसपेशियों में और यकृत में स्टोर होता है। नेक्स्ट है फ्रक्टोज। जो फ्रक्टोज है इसको फ्रूट शुगर के नाम से जाना जाता है, इसी को ही हम लेब्यूलोज शुगर कहते हैं। फ्रक्टोज की
यह प्रकृति में पाई जाने वाली सबसे मीठी शर्करा होती है। जो फ्रक्टोज होती है ये प्रकृति में पाई जाने वाली सबसे मीठी शर्करा होती है और ये फलों में पाई जाती है मुख्य रूप से। और इसकी जो संरचना है वो ग्लूकोज के समान ही होती है, लेकिन ये कीटोन समूह का होता है और जो ग्लूकोज होता है वो एल्डिहाइड समूह का होता है। इसका संग्रह ग्लाइकोजन के रूप में होता है। ये जो सुक्रोज है ये एक डाइसेकेराइड है, इसमें हाइड्रोलिसिस प्रोसेस होता है। और शहद, गुड़ और फल, जो शहद है इसमें 30 से 40% फ्रक्टोज की मात्रा पाई जाती है, गुड़ में 8% पाई जाती है और फल में 2 से 5% फ्रक्टोज उपस्थित होता है। नेक्स्ट है ग्लैक्टोज। ये जो ग्लैक्टोज है ये प्रकृति में स्वतंत्र रूप से नहीं पाया जाता है, ये अपने स्वतंत्र रूप में नहीं होता है। यह जो डाइसैकेराइड होता है मिल्क में लैक्टोज होता है। लैक्टोज एक डाइसैकेराइड होता है। तो जब मिल्क में लैक्टोज उपस्थित होता है और इसका जब पाचन होता है तो इससे ग्लूकोज और ग्लैक्टोज के अणु बनते हैं और हमें ग्लैक्टोज प्राप्त होता है। और मस्तिष्क को ऊर्जा देने का कार्य करता है ग्लैक्टोज, यानी कि नाड़ी संस्थान में भी अपनी भूमिका निभाता है। और जो ग्लैक्टोज होता है अगर ये बिना परिवर्तित हुए रक्त में मिल जाता है तो इस स्थिति को हम ग्लैक्टोसीमिया कहते हैं। ओके, अब नेक्स्ट है इसमें ओलिगोसैकेराइड। अब आता है ओलिगोसैकेराइड। जो ओलिगोसैकेराइड है इसके अंदर आता है डाइसैकेराइड। डाइसैकेराइड में आते हैं सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज। सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज हैं ये डाइसैकेराइड हैं। जो सुक्रोज है इसको घरेलू शर्करा, टेबल शुगर, इनवर्ट शुगर, चुकंदर की शर्करा, गन्ने की शर्करा इन नामों से जाना जाता है। और 200 डिग्री ताप पर गर्म करने पर इसका रंग भूरा हो जाता है और इस भूरे रंग को हम कैरेमल कहते हैं। गन्ने और चुकंदर में सुक्रोज की मात्रा, गन्ने में 10 से 12% सुक्रोज उपस्थित होता है, चुकंदर में 12 से 18% उपस्थित होता है। सुक्रोज का जब पाचन होता है तो एक एंजाइम सुक्रेज बनता है जो ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनाता है। और नेक्स्ट है इसमें माल्टोज। माल्टोज जो है इसको जौ की शर्करा भी कहा जाता है। जौ यानी कि बार्ले, मंड की शर्करा इसी को ही कहा जाता है। इसे ही माल्ट की शर्करा कहा जाता है। जो माल्टोज होता है इसका यूज़ शराब बनाने में होता है। अनाज का जो स्टार्च होता है उसका जब पाचन होता है तब वह एमाइलेज बनाता है। एमाइलेज जो होता है वो माल्टोज बनाता है और माल्टोज एक माल्टेज एंजाइम बनाता है जो कि छोटी आंत में होता है और फिर यह ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। ये इस तरीके से हमारी बॉडी में माल्टोज का हाइड्रोलिसिस प्रोसेस होता है, इस तरीके से ये टूटता है। अब नेक्स्ट है लैक्टोज। जो लैक्टोज है इसे मिल्क शुगर के नाम से जाना जाता है, यानी कि दुग्ध शर्करा। ये लैक्टेज एंजाइम बनाता है जो ग्लैक्टेज और ग्लूकोज में बनाता है और इसका पाचन देर से होता है। ये हमारी आंतों के लिए लाभदायक होता है। इसमें एक प्रकार का आंतों में जीवाणु होता है जो विटामिन बी का निर्माण करता है। माँ का जो दूध होता है उसमें 6 से 8% ये लैक्टोज की मात्रा होती है और गाय बकरी के दूध में 4 से 6% उपस्थित होता है लैक्टोज। नेक्स्ट है इसमें अब पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड के अंतर्गत स्टार्च आता है। सबसे पहले स्टार्च जो होता है वो अनाज और जड़ वाली सब्जियां हैं, सूखे फल हैं, इन सभी में स्टार्च उपस्थित होता है। इसमें जेलेटिनाइजेशन प्रोसेस होता है और यह जब गर्म पानी में इसमें यह होता है कि गर्म पानी में बाहरी कोश टूट जाते हैं और अंदर से छोटे छोटे स्टार्च के जो कण होते हैं वो बाहर निकल आते हैं। जैसे एग्जाम्पल है चावल का एग्जाम्पल, इसमें स्टार्च होता है और इसमें टाइलिन नामक एंजाइम जो होता है वो लार में उपस्थित होता है। जब इसमें यह मिलता है फिर यह टूटता है और जब ये टूटता है तो ये डेक्स्ट्रिन में कन्वर्ट होता है। उसके बाद इस पर जब अभिक्रिया होती है तो यह एमाइलेज नामक एंजाइम बनाता है, फिर माल्टोज बनाता है।
फिर माल्टोज जो होता है वो एक माल्टेज एंजाइम बनाता है और फिर ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि अपनी सरलतम रूप में आ जाता है। तो इस तरीके से स्टार्च का पाचन हमारे शरीर में होता है और ये अपनी सरलतम रूप में आ जाता है, ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है और इसका पाचन आसानी से हो जाता है। और नेक्स्ट है डेक्स्ट्रिन। डेक्स्ट्रिन इसमें ये होता है कि स्टार्च के सेमी हाइड्रोलिसिस प्रोसेस से प्राप्त होता है। इसमें यह जो होता है, जो स्टार्च है उसका सेमी हाइड्रोलिसिस प्रोसेस होता है, उससे हमें डेक्स्ट्रिन मिलता है। जैसे कि केक है, ब्रेड है, बिस्कुट है, इसमें जब ताप पर हम गर्म करते हैं फिर स्टार्च जो होता है वो डेक्स्ट्रिन में बदलने लगता है, जिसकी वजह से जो कलर होता है वो ब्राउन हो जाता है, जैसे केक, ब्रेड, बिस्कुट। नेक्स्ट है सेल्यूलोज। जो सेल्यूलोज है वो छिलकों और रेशों में पाया जाता है और इसी को ही हम रफेज कहते हैं और इससे हमें 0% ऊर्जा मिलती है। ये हमें एनर्जी देने का काम नहीं करता है। जो सेल्यूलोज होता है इसका पाचन मानव शरीर में नहीं होता है, लेकिन जानवरों में इसका पाचन होता है और ये सेल्यूलोज आंतों के किरमा-कुंचन के लिए भी ज़रूरी होता है। इससे कब्ज नहीं होता है। अंजीर में सेल्यूलोज की अच्छी मात्रा पाई जाती है। अनाज की भूसी में 30 से 34% सेल्यूलोज उपस्थित होता है। ओके, नेक्स्ट है ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन जो है इसे एनिमल शुगर कहा जाता है। यह वानस्पतिक से प्राप्त नहीं होता है। जो ग्लाइकोजन होता है ये वानस्पतिक स्रोत से प्राप्त नहीं होता है, ये हमें प्राणिज स्रोत से ही प्राप्त होता है, इसीलिए इसको एनिमल शुगर के नाम से जाना जाता है। और ग्लूकोज का संग्रहित रूप होता है ग्लाइकोजन। इसमें ये ग्लूकोज जब हमारे ब्लड में ज़्यादा होता है तो ये ग्लाइकोजन में बदल जाता है और ग्लाइकोजन जब हमारे ब्लड में ग्लूकोज की कमी होती है तब जो ग्लाइकोजन होता है वो ग्लूकोज में बदल जाता है। एक बार फिर से समझते हैं, ये जो ग्लूकोज होता है जब रक्त में अधिक हो जाता है तो ग्लाइकोजन में बदल जाता है और जो ग्लाइकोजन है अगर रक्त में ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाती है तो ये ग्लाइकोजन ग्लूकोज में बदल जाता है। ओके, अब नेक्स्ट है इसमें पैक्टिन। पैक्टिन पके हुए फलों के गुद्दे में पाया जाता है और कुछ जड़ वाली जो सब्जियां होती हैं उनमें भी पैक्टिन की उपस्थिति होती है। जैम, जेली के जमने या ना जमने का निर्धारण भी पैक्टिन के ही द्वारा होता है और ये हमें पोषण नहीं देता है और ये अतिसार में लाभदायक होता है, यानी कि जो डायरिया हो जाती है उसमें ये पैक्टिन जो होता है वो लाभदायक होता है। और इसके आगे कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट टर्म हैं जो कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, तो इनके बारे में हम कल डिस्कस करेंगे, अपनी नेक्स्ट वीडियो में इनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स आज का मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरी वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए एंड शेयर करिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।